के एपिसोड पढ़ेंगे 113 टू 115। नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। आज हम नॉवल के एपिसोड पढ़ेंगे 113 टू 115। नफरत से बड़ी इश्क की इंतहा बाय मदीहा शाह। मीरपुर। शाबाश मेरे शेख, तुमने ये काम मुकम्मल करके मेरा जी कुछ कर दिया। शाह शराजी दादा बख्श के बेहोश वजूद को देखते तो शाह शराजी को खुद से लगाए खुशी से कभी अंदाज में बोल रहे और बताएं, अभी तो ये खेल शुरू हुआ है, अभी देखें मैं इसका क्या हाल करता हूँ। तशार अपने बाप से इतना प्यार मिलते देख खुशी से महूल गुफ्तगू हुआ। नहीं, इस कमीने इंसान को तो मैं खुद अपने हाथों से मौत दूंगा। इससे पहले कि काश राती को जवाब देते फातर शाह जो वहाँ नाश हुआ था, इनकी बातें सुन कुत्ते थे पल डालते दादा बख्श को देखा जो बेहोशी की हालत में था। ठीक है, आप दोनों प्लीज इस आदमी को देख लें। वो इतना कहते आराम से गया जो कि इसको जाने से याद आया था कि इसको बेरोज को डेरी पर लेकर जाना है जहाँ वो लोग रात को पार्टी करने वाले थे। उठ साले उठ, कहते शाह दादा बख्श बेहोशी की हालत में थी। जब कुत्ते धागा तो वकार शराबी पानी का जग डालते खाली जब उसके कांधे पैरों पर चला गया। दादा बख्शी चीख सुनसान बयान करते में गूंजी। वो कैसे शाह और वकार शराबी को देर प्राप्त हुआ था क्योंकि उसने याद करने की कोशिश की थी कि वो तो कुछ देर पहले सुल्तान शाह लोगों के पास था, लेकिन इसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ कि कल तक सुल्तान शाह के पास था। सारी रात इसको गाड़ी में लाते अगली सुबह मीरपुर पहुँचाया। लाहौर। मुझे तो इस कपाल चौधरी की समझ नहीं आती, वो आखिर हमसे चाहता क्या है। उसकी कहानी ही खत्म नहीं हुई, अभी क्या सबक करना चाहता है। सब तो शाह सभी खानदान वालों को उसके इकट्ठे जमा देखना वाली से मुँह नाक दे। तो क्यों इतना परेशान खामोश है। तरह जो खामोशी पर बैठा हुआ था, ध्यान इसको हल्के से गोली मारते साथ ही सरकार कर गया। कुछ नहीं सोच रहा हूँ, अगर वफार और दादा बख्श की बातें दुरुस्त हुई तो क्या होगा फिर। तरह ने आप भरते अपनी परेशानी बयान की। साईं आपके मेहमान आ गए। मुलाजिम ने सर झुकाते आते ही बताया कि सुल्तान शाह ने इसका मेहमानों को लाने का इशारा किया। खुदा जानता है यहाँ क्या होने वाला है। नाज बेगम जो खुद उलझी पड़ी थी, अमृता और शिबाना को देखते बड़बड़ाई। कप्तान ने इस बार सबको लाहौर में ही जमा होने का कहा था। सभी उलझे हुए थे, इसलिए वो सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यहाँ इस वक्त सभी सिर्फ बड़े ही मौजूद थे। देखो कपाल, जो भी बात करनी है साफ साफ करना, ज़्यादा पहनियाँ बुझाने की जरूरत नहीं। सुल्तान शाह इसको आराम से पराठना होते देख अपनी मूंछों को मोड़ते बोले, यहाँ अभी एक फर्द की कमी है। कपाल सुल्तान शाह की बात सुनते सब पर एक नज़र डालते बोला, सबको सलाम। बुरहान जो अपने काफिले के हमरा पहुंचा था, आदम लोगों को वहीं खड़े होने का इशारा कर देता। अमाद के हमरा सीधा लॉन्च में दाखिल हुआ। शाह अकराम। सुल्तान शाह सभी बुरहान को देख हैरान हुए। बहुत शुक्रिया बुरहान शाह कि तुम यहाँ तशरीफ लाए। हम घर क्यों आए हैं। अभी इनकी गाड़ी घर के बाहर आते रुकी थी कि अयान सर को देखते साथ ही तेजी से पूछ गया, यहाँ आज कोई बहुत खास बातें होने वाली हैं, इसलिए तुम सबको अपने साथ लाया हूँ कि हम सब छुप कर अच्छे से बातें सुन सकें। सर आयत और पूर को उलझते देख धीमे से बोलते साथ ही गाड़ी से नीचे उतरने का कह गया। ये ठीक बात नहीं। आयत ने फौरन से वार्न किया। आयत खामोशी से चलो, देखो तुम्हारा शोहर भी यहाँ मौजूद है। क्या उसने तुम्हें बताया था कि वो यहाँ खानदान की किसी मीटिंग में शामिल होने वाला है। सर तो लोगों के साथ डिफेंस वाले घर में दाखिल हुआ था, सामने बुरहान की गाड़ियों के खड़े थे। आयत को चुका के पूछा, जबकि आयत खामोश होती मुँह बना गई, जिससे सर को उसके सवाल का जवाब मिल गया था। चलो सर को कूदते आगे बढ़ी तो अयान और आयत के पीछे ही लग गए। कहो जो कहना चाहते हो, जल्दी से ब्याह करो, हमें और भी बहुत ज़रूरी काम है। फरहान गफ्फार को बुरहान से ज़्यादा ही बातें करते देख कनकर बोला। आयत लोग जो किचन के बैक डोर से अंदर आए थे, तभी पाँव किचन से निकलते आहिस्ता से लाउंज के दाखिली रास्ते से अंदर झांकना शुरू हुए। कहते हुए दादा बख्श, मुझे तो लगा था तू अभी तक मर गया होगा, अपने मुराद शाह के पास पहुँच गया होगा कि तू उसके बिना रह नहीं सकता। तू अभी तक कैसे जिंदा है। फैसल शाह जो बिल्कुल दादा बख्श के सामने जगह विराजमान हुआ था, इसको गहरी नजर में रखते दरियाफ्त किया। फैसल शाह, मुझे मौत कैसे आ सकती थी। तेरे गुनाहों का सिला तुझे मिलते देख ही जाने की रब से दुआ मांगी थी। तुम लोगों का वक्त खत्म होने को है, जितना भागना है इस बार फैसल शाह एक ही बार में भाग लो। दादा बख्श कहर लो नजरों से फैसल शाह और वकार शराबी को देख गोया। देखो दादा बख्श, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हें बख्श दूँ तो मुझे शराफत से बता दो वो कैमरा कहाँ है जिसमें हमारी वीडियो थी। फैसल शाह उसकी बातें सुन अपने कान को खींचते तब के इंतहा को पहुँचा तो साथ ही तो बातें पूछा। आहा, क्या लगा था तुम ऐसे मुझसे पूछोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगा। जानते हो इतने सालों तक तुम लोगों से क्यों भाग रहा था। इसके पीछे एक मकसद था, आज मेरा वो मकसद पूरा हो गया। कोई डर नहीं मौत का, मारना चाहते हो मार दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे दिल पर जो बोझ था आज मैंने अपने दिल से हल्का कर दिया है। मेरे पापा मुराद साईं आज मुझ पर खुश होंगे। मैंने इनसे किया वादा जो पूरा कर दिया। क्या मकसद था तेरा। फैसल शाह गुस्से से दादा बख्श मुँह से बोझ गया तो वो दर से करा उठा।
बता, वो कैमरा कहाँ छुपाया है? वकाश राजी भी आगे हुआ था और दादा बख्श के कमजोर बालों को हाथ में पकड़ते खींचा। वो कैमरा वही है जहाँ इसको होना चाहिए, राशा के चिराग उसके बेटे के पास। जो कि तुम लोगों की मौत कैसे होनी चाहिए वो खुद तय करेगा। दादा बख्श पूरी जान लगाए धारते बोला तो कहते शाह ने उसका मुंह छोड़ा। जैसे मर्जी करो, सर शाह का काम तमाम करो। इससे पहले कोई कैमरे की वीडियो देखे, हमें इसको भी खत्म करना होगा। वैसे शाह वकाश राजी से बोला तो वकाश राजी का कॉल मिलाना शुरू हुआ। हाँ, कौन चिराग, दर्शा, दादा बख्श जिंदगी से भरपूर मुस्कुराया। वो तकलीफ में था लेकिन फिर भी हार नहीं मान रहा था। तुझे याद है फैसल शाह, तूने लंदन में मुझे धमकाया था और तू चाहता था कि मैं अपने मीर मुराद शाह के चिराग को खत्म कर दूं। दादा बख्श जिसके दांत से खून निकल रहा था थूकते साथ ही फैसल शाह को याद दहानी करवाई। सुल्तान शाह, इस बात जो मैं कहने आया हूँ वो बात आप सबकी ज़मीन को हिला देगी। स्पेशली बुरहान शाह, तुम्हारी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा सच होगा। जानता हूँ आप सबको ये सुनकर बहुत तकलीफ होने वाली है, मगर क्या करूँ, मुझे भी एक फैसले तक पहुँचना है और यहाँ ये बातें नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता। देखो बुरहान शाह, तुम एक बहुत कामयाब इंसान हो, तुम्हारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। उम्मीद रखता हूँ ये सब बातें सुनने के बाद तुम सब कुछ संभाल लोगे। वफार चौधरी बुरहान को सामने ही टांग पे टांग चढ़ाए सिंगल सोफे पर बैठा देख बोला तो सभी नफूस जो वहाँ फनूस मौजूद थे उलझे। मुझे बताओ, तो सर का नाम तुम हंसा क्यों? वकाश राजी को दादा बख्श का ऐसे इनको डराना और आगे से ज़बान चलाना आग लगा गया था। तो दादा बख्श के चेहरे पर 2 थप्पड़ मारते साथ ही गिराया, क्योंकि सर शाह मेरे मीर बाबा मुराद साईं का चिराग नहीं है। सर शाह मेरे मीर साईं का बेटा नहीं है। दादा बख्श भी लाल होती आंखों से बुलंद आवाज़ में चीखा। फैसल शाह जो बहुत सुकून से चेयर पर बैठा हुआ था तुम बेयकीनी से उठते खड़ा हुआ। वकाश राजी भी चौंका था। झूठ मत बोल, क्या बकवास बोल रहा है? फैसल शाह ने अपने दादा बख्श को गिरबान से दबोचा। ये ऐसे ही बक रहा है फैसल शाह, ये चाहता है हम इसकी बातों में पड़ते कैमरे को भूल जाए। वैसे भी जो ये माजी की बातें तुझे याद करवाना चाहता है, इसने कौन सा तेरा काम किया था? अगर ये साला तभी मुराद के बेटे को ख़त्म कर देता है जब वो पैदा हुआ था तो आज हमें ये दिन देखने को नहीं मिलता। इसने उसके बेटे को मारा नहीं, जिस वजह से आज हम ऐसे एक कैमरे के लिए इसके आगे झुके हैं। वकाश राज का बस नहीं चला था कि अभी दादा बख्श को जान से मार देता। हाँ, दादा बख्श जो पूरी तरह निढाल हो चुके थे, दोनों की हालत से लुत्फानंदोज होते जानलेवा कहका लगा गया। वकाश राजी, इस बार तेरे खानदान का नाम मिटेगा। फैसल शाह, तेरा तो कुछ भी रहने वाला नहीं। तुझे क्या लगा था तू मेरी बहन पर जुल्म करते उसके बेटे को दूर करते खुश रह लेता? फैसल शाह, तुझे मौत के बाद भी सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि तेरे गुनाह ही इतने बड़े हैं। तूने जो कुछ किया है वो इस बार सब कुछ तेरे सामने आने वाला है। वैसे अगर तेरे दोस्त को याद है कि तूने मुझे मेरे मीर साईं के बेटे को ख़त्म करने का कहा था, तो फिर तुझे तो और भी अच्छे से सब कुछ याद होगा। चल अब तू और वकाश राजी, तू भी मेरी बातें ध्यान से सुन लेना। ये कौन है? अयान जो आयत और हूर के दरमियान में वाक़या था, सरगोशी करते गफ्फार चौधरी को पूछा। ये वकील है मेरे बाबा का। हूर जो पूरी तरह वहाँ कान लगाए हुए थी, अयान और आयत को देख बोले, सर कहाँ है? हूर अयान और आयत को देख चौथे नफूस का पूछ गई जो इनके साथ आया था। वो कह रहा था कि वो ज़रा बात को कह आए कि वो लोग किसी को भी बताए ना कि हम लोग यहाँ आए हैं, इसलिए वो बाहर ही गया है। अयान हूर को फिक्र से पूछते देख तफसील से जवाब दे गया। सर शाह मुराद शाह का बेटा नहीं है, ये सबूत हमें मिल चुका है। अगर सबको याद हो तो सर की पैदाइश लंदन में हुई थी। वफार चौधरी ने सबके चेहरों पर शिकन करते देख गोया। जबकि सर शाह मुराद शाह का बेटा नहीं है, ये सुन बुरहान जो आराम से बैठा था टांग नीचे करते माथे पर उलझन की लातदार शिकने डाले। हमें सब कुछ याद है, सबूत दो। सुल्तान शाह की आवाज़ बुलंद हुई। यह कब बकवास कर रहा है आदमी? अयान ताक होता थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोला, जबकि आयत तुम हैरान हुई थी। अयान भाई, अभी ये सब बातें सुन लें फिर तफसील से बताऊंगी। तूने खामोश रहने का जैसे कहा। जब तूने मुझे मेरे साईं के चिराग को ख़त्म करने का मुझे बोला तो जानता है तो मैंने क्या किया? दादा बख्श फैसल शाह को देखते बोलना शुरू हुआ। तो वो घबराया जाने वो क्या कम गिराने लगा हो। मैंने बच्चे को उठाते वहीं उसी अस्पताल में दूसरे बच्चे से तब्दील कर दिया। मैं समझ गया था कि तू अगर आज इसको मारने की कोशिश करेगा तो फिर आगे तू ऐसे ही पीछे पड़ेगा, इसलिए मैंने तभी वो काम कर दिया जिससे उसकी जान पर कोई आँच ना आए। कैसा लगा मेरा ये झूठ बोल रहा है? फैसल शाह का अंदर तक गला खुश्क हुआ था। मेरे मीर साईं के चिराग को तुम लोग कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। दादा बख्श मुस्कुराते साथ ही इनके जख्मों पर नमक लगा गया। अरे अभी आगे की कहानी सुन लो। दादा बख्श फैसल शाह और वकाश राज को खिड़की की तरफ जाते देख पुकार गया तो वो दोनों वहीं रुके। कहाँ है उसका असल बेटा? जल्दी बता, नहीं तो अभी मार दूंगा। वकाश राज गुस्से से दम लेते दादा बख्श के सर रखते धारा वो हल्के से मुस्कुराते फैसल शाह को देख गया। फैसल शाह, दिमाग काम कर रहा है या फिर पूरी तरह दिमाग बंद हो गया? अरे अपने जिगरी दोस्त से पूछो। जानते हो इसको उसी अस्पताल में एक और बच्चे की पैदाइश पर बहुत खुशी महसूस हुई थी। इसने तो पूरे खानदान में मिठाइयाँ भी बांटी थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि फैसल शाह किसी की पैदाइश पर इतना भी खुश हो सकता है। जितना मेरा ख्याल है इतना खुश तो ये अपनी सगी औलाद जमाल शाह की पैदाइश पर भी नहीं
खुश हुआ था। दादा बख्श तंजिया बोलते फैसल शाह का एक रात वकास शादी पर लगे हाथ अया कर गया तो जमाल शाह का सच सुनता हुआ। किस बच्चे की बात कर रहे हो? फैसल शाह को लगा था जैसे वो अभी मर जाएगा। इसको दादा बख्श की बातों में बहुत कुछ समझ आ रहा था। सबर रखो, इतनी भी क्या जल्दी पड़ गई है? दादा बख्श को उसका ऐसे लड़ा हुआ चेहरा देख जैसे दिल में सुकून उतरा था। गफ्फार चौधरी, हमें अच्छे से पता है दर्द की बर्दाश्त लंदन की है, अब आगे भी बोलो। सुल्तान शाह का भी जैसे दिमाग तेजी पकड़ चुका था। उसी अस्पताल में जब मुराद शाह के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो उसी खानदान के सलमान शाह के यहाँ भी वलादत हुई थी। बुरहान शाह भी उसी अस्पताल में उसी दिन ही दुनिया में आया था। बुरहान का नाम सुन सलमान शाह भी परेशान होते, कभी सुल्तान शाह को तो कभी गफ्फार को देखते। हमीदा बेगम भी घबराई थी, यहाँ क्या होने वाला था। सभी के दिल खौफ में मुबतला हुए। जानते हो मेरे मीर ताई का असल बेटा कौन है? फैसल शाह जो डरते दादा बख्श से दूर हुआ था उसके मुस्कुराते चेहरे से सब कुछ समझ गया था। वकास राजी जो उलझा हुआ था फैसल शाह की हालत को देखते घबराया। मैंने मेरे मीर साईं का चिराग तुम्हारे सलमान शाह भाई के बेटे से बदल दिया था। इस दिमाग में कुछ समझ आया या नहीं? अगर नहीं आया तो फिर ठीक से बताऊं। ऐसा नहीं हो सकता। फैसल शाह की जैसे सांस रुकी थी। यही सच है, इसको कोई नहीं बदल सकता। बुरहान शाह मेरे मीर मुराद शाह का बेटा और इस जागीर का वारिस है। दादा बख्श फैसल शाह के साथ साथ वकास राजी को भी शौक कर गया। सदीक को आगे होते लैपटॉप को सामने दीवार पर लगी LCD के साथ अटैच करके इसको चलाने का बोल गया। जिस दिन ये दोनों बच्चे वहाँ पैदा हुए तब वहाँ कुछ हुआ था जिससे सब लोग अनजान हैं। गफ्फार सदीक को लैपटॉप लगाते देख आराम से बोला, जब दादा बख्श ने मुझे खत में ये पैगाम भेजा कि शाह मुराद शाह का बेटा नहीं तो मैं शक में और सोच में पड़ गया कि वो बेटा नहीं है तो बच्चा बदला कब? फिर दरमियान में आया इसका मतलब जब बच्चा पैदा हुआ तभी बच्चा बदल दिया गया। ये औरत चली है। जिस दिन वहाँ मुराद का बच्चा पैदा हुआ ये उस दिन वहाँ नर्स की ड्यूटी कर रही थी। जैसे ही मुराद का बेटा पैदा हुआ सबसे पहले वहाँ उस बच्चे को देखने वाली ये औरत थी। जन्नत भाभी बच्चे को ना देख सकी थी कि यही नर्स बच्चा वहाँ से ले गई कि बच्चे को साफ करते कपड़े पहना कर लाएगी। मैंने मुश्किल से इस औरत को अब ढूंढा तो इसने मुझे बताया कि एक शख्स इसके पास आया था। इसने बोला कि इस बच्चे की जान खतरे में है। वो चाहता है कि वो ये बच्चा किसी दूसरे बच्चे से फिलहाल बदल दे। औरत के मुताबिक वो पहले तैयार ना थी मगर जब उस आदमी को किसी की कॉल आई तो उसको मजबूरी में करना पड़ा। जानते हैं वो आदमी कौन था जो बच्चे को तब्दील करना चाहता था? दादा बख्श। गफ्फार सबके चेहरों पर परेशानी घबराहट देख तेजी से बोला। तभी इस औरत ने दादा बख्श को बताया कि यहाँ एक और फैमिली का बच्चा पैदा हुआ है जो लड़का ही है। दादा बख्श पहले अनजान था लेकिन जैसे उसने मुराद शाह के बच्चे की आंखें देखी तो वो समझ गया कि वो इस बच्चे तक कभी भी पहुँच सकता है। जो दूसरी फैमिली थी वो कोई और नहीं सलमान शाह का बेटा था जिससे दादा बख्श ने मुराद का बेटा बदल दिया। सब जो साफ आहिस्ता आहिस्ता समझ गए थे। गफ्फार के एकदम से बोलने पर सभी के चेहरे से रंग उड़े। क्या बकवास कर रहे हो? सुल्तान शाह हिम्मत करते उड़ते बुलंद आवाज में ठाड़े तो आए लोग जो लाउंज के बाहर खड़े थे डरते साथ करते एक दूसरे को देखने की शुरू हुए। यही सच है, सुल्तान शाह मुराद का बेटा दर शाह नहीं बल्कि बुरहान शाह है। गफ्फार भी अपनी निश्चित से उठते खड़ा हुआ तो बाकी सब भी साथ करते खड़े हुए। आयत ने तो शौक होते मुंह पर हाथ रख लिया था और रूप को लगा था वो जैसे अभी तक अपने भाई से अनजान है। रान जो हनोज अपनी जगह पर वैसे ही जमा हुआ था हल्के से मुस्कुरा गया। भाई साहब अपने इस वकील से बोले अपनी ये बकवास बातें अपने मुंह में बंद रखे, यहाँ कोई मजाक चल रहा है। सलमान शाह भी बुलंद आवाज में ठाड़े। अमीता बेगम जो पूरी तरह डर घबरा चुकी थी नाज बेगम को देखते मुश्किल से नीचे लोगों को देखा। मेरे मुंह को बंद करने से ये सच बदल नहीं सकता। यकीन नहीं आ रहा तो टेस्ट करवा लो। दोनों बच्चों का रात का बेटा बुरहान शाह है और सलमान शाह तुम्हारा बेटा दर शाह है। गफ्फार ने ये कहते साथ ही बुरहान को देखा जो मुस्कुरा रहा था। तुम क्यों हंस रहे हो बुरहान शाह? गफ्फार बाकी सब कुछ और बुरहान से मुखातिब हुआ। मैं हंसूँ ना तो क्या करूँ? यहाँ कोई फिल्म चल रही है मिस्टर गफ्फार जो आप ऐसे मेरे और दर के रिश्तों को उजा रहे हैं। आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। प्लीज़ ये बातें बंद करें और अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएं। बुरहान जो मुस्कुराते खड़ा हुआ था गफ्फार चौधरी के करीब आते मुस्कुराहट की जगह अब संजीदगी ने ले ली थी। जानता था तुम्हें ये बातें मजाक लगेगी मगर यही तुम्हारी जिंदगी का सच है। तुम उस वीडियो में औरत की बातें अच्छे से सुनो और साथ में वो पिक्स भी देखो जिसमें दादा बख्श ने तुम्हें अपनी गोद में उठाया हुआ था। मुराद शाह के उस वफादार दादा बख्श को साथ तो देनी पड़ेगी। वो कच्चे काम नहीं करता। उसने उस औरत को सबूत के तौर पर वो पिक्स खींच कर अच्छे से संभाल कर रखने को बोला था। जाओ। गफ्फार चौधरी बुरहान से बोला तो बुरहान तेजी से लैपटॉप की तरफ बढ़ा और इसको प्ले किया। जैसे जैसे वो औरत कहानी बता रही थी सबके हैरान मुमताज़ चेहरे पर उभर रहे थे। वो जो लॉन्च से बाहर थी तेजी से लॉन्च में दाखिल हुई। फरहान जो साथ खड़ा था उसकी आंखों में भी यकीनी के आंसू देख गया। वो भी हनूज वीडियो को देख रही थी। जैसे ही वीडियो खत्म हुई दादा बख्श की तस्वीर सामने आई जिसमें वो नीली आंखों वाला बच्चा हाथ में पकड़े मुस्कुरा रहा था। ये सब झूठ है, हमीदा बेगम ने बेयकीनी से रोते चीखी। गफ्फार दूर को एक नजर देख आगे हुआ। जानता हूँ बहुत मुश्किल वक्त है लेकिन यही वो शायद सच है। इतना बोलते आराम से गया तो सुल्तान शाह भीगी आंखों से बुरहान को देख के कि क्या यही सच है? सब्ज़ शाह का तो चेहरा खुशी से निराल होता झूम उठा कि बुरहान शाह मुराद का बेटा है।
फरहान को आहिस्ता आहिस्ता उसकी आदतें याद आती, साथ ही शक्ल पर भी यकीन हुआ। भाई साहब, फरहान सिर्फ मेरा बेटा है, मैं बता देता हूँ, मैं नहीं मानता। बंद करो ये वीडियो। फरमान शाह फरहान को इतनी गौर से सब कुछ देखते देख डरते घबरा कर उसके हाथ से लैपटॉप छीन के वो नीली आंखों में चमकता पानी अच्छे से देख के, तुम सिर्फ मेरे बेटे हो, कोई ज़रूरत नहीं इन बकवास बातों को सोचने की। मैं अपने बेटे को यहाँ से ले जाऊँगा, फिर कभी भी मुड़कर पाकिस्तान को नहीं देखूंगा। रात बेगम शबाना नीता तभी नीचे आई थी। असलम शाह को कुछ समझ नहीं आया था। आयत भी अंदर गई थी जबकि उसने अयान को सर को यहाँ से ले जाने का बोल दिया था। सर चल यहाँ से। अयान जो अंदर का माहौल देख आया था अपने चेहरे को नॉर्मल रखते रखते कहा, यार अभी तो मैंने अंदर जाना था, क्या बातें हो रही हैं? ये अली भी ना सर खा गया है मेरा। वो अपने फ़ोन की तरफ इशारा करते बोला तो अयान ने इसको देखते खंजर से पड़ा। मैंने कहा ना अभी तो मेरे साथ चल, ऐसे ही फालतू बातें चल रही हैं, मेरे तो कान पक गए। वो इसको गाड़ी की तरफ ले जाते बोला, वो दोनों कहाँ हैं? सर जो गाड़ी में बैठने लगा था अयान से आया तो होगा पूछ गया, वो आ जाएंगी, अभी तो बस मेरे साथ चल। अयान इतना कहते गाड़ी में बैठा तो सर भी आराम से जल्दी से बैठा। सलमान सुल्तान शाह लॉन में खोलने वाली खिड़की से सर को गाड़ी में देख ताक हुए। सर फरहान उसका चेहरा देख ताक हुआ। सलमान सुल्तान शाह भी अपने इस बेटे को देख हैरान हुए। शाह सुल्तान शाह जिनकी आवाज़ देख चुके थे मुश्किल से निकले तो फरहान सब कुछ छोड़ सर के पीछे भागा। वो गाड़ी लेते तेजी से निकल चुका था। फरहान भी अपनी गाड़ी में सवार होते पीछे निकला। इसको लगा था कि शायद सर ने सब कुछ सुन लिया है। फरहान शाह रात और मेरी बहन जन्नत का बेटा है, मुझे तो ये सब जैसे एक ख्वाब लग रहा है। अब्दुल शाह जो खुश हो चुका था फरहान को खड़ा करके उसके खुद से गले लगा गया। देखा सुल्तान शाह ये हमारा खून था, इसीलिए ये लंदन से सीधा पाकिस्तान में आता मीरपुर का बन गया। इससे साबित होता है कि यही मुराद का बेटा है। अब्दुल शाह सबको ताक देख इस बात पर यकीन करने का बोल रहा था। फरहान तेजी से लंबे ढक करते लाउंज से निकला तो अमाद भी क्या आज उसको ऐसे बिना किसी को देखे भाग जाते देख डरते उसके पीछे लगी, मगर वो अपने काफले के हमरा निकल चुका था। आज वो कुछ समझ न आई लेकिन थोड़ा था रिलैक्स थी कि अमाद उसके साथ ही गया था। मैं नहीं मानती, फरहान सिर्फ मेरा बेटा है, मैंने अपने हाथों से अपने लाल को पाला है, ऐसे कैसे हो सकता है? हमीदा बेगम रोते पूरी तरह चुकी तो नाज बेगम भी रोते खामोशी से पीछे को देखना शुरू हुई जो खुद परेशान हो चुके थे। दादा बख्श वो कैमरा कहाँ है? प्रकाश राजू का गला जैसे खुश्क हुआ था वो कांपते हाथों से दादा बख्श को पकड़ देकर आया। वो कैमरा मेरे छोटे बाबा अमरान शाह के पास है, मैंने वो कैमरा तो कब का इनको दे दिया था। दादा बख्श उसके कांपते हाथ से अंदर तक खुश हुआ था। वो उसका गला छोड़ एक नज़र शाह वहाँ से निकला। को अपना कोट छुपाते पीछे ही गया। मामा मुझे मीरपुर जाना है। वो अकेला वहाँ क्या करेगा? आज तो जैसे ही अमाद ने बोला कि वो मीरपुर निकल चुका है। आज मीता बेगम अपनी माँ लोगों को देखते बोली, ठीक है बेटा तुम तैयार हो जाओ और मीरपुर के लिए निकलो। नाज बेगम जो वहीं कहीं मौजूद थी उसको तैयार होने का कहते आराम से उठते गई। कहाँ है फरमान शाह? सुल्तान शाह जो अपने रूम में बैठे हुए थे नाज बेगम को आते देख पूछ गए। वो मीरपुर चला गया है शाह साईं, आज को कह दिया मैंने तो अब वो भी चली जाए। नाज बेगम जिसकी आंखें खुद देख चुकी थी बच्चे पे आंखें साफ करते साथ इस घर की तरफ बढ़े। शाह साईं क्या सोच रहे हैं? नाज बेगम के शौक को तोड़ छोड़ने वो भी देख कर ही बैठती पूछ के, क्या सोचूंगा मैं? बस सोच रहा हूँ कि अभी हमें क्या करना चाहिए। दिल कह रहा है जो गफ्फार कह रहा है वो सब सच है। फरहान को जब जब हमने देखा है वो हमें मुराद की परछाई ही लगा है, वो हमारे जिगर मुराद का टुकड़ा है, हमारा दिल छूम उठना चाहता है। मैं उस शाह को अपने गले लगाकर मुराद को जी जाना चाहता हूँ। सुल्तान शाह की आंखें भरी थी और साथ ही बहना शुरू हुई। फिर सोचते हैं कि अगर मुराद का बेटा है तो हमें इसको मीरपुर से निकालना होगा। अगर किसी को मीरपुर में पता चल गया कि वो हमारे मुराद का बेटा है तो सब दुश्मन इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, हमें कुछ करना होगा। सुल्तान शाह जैसे फिक्रमंद हुए थे। आप बेगम भी इनके कंधे पर सर रख के रोना शुरू हुई। मीरपुर अमाद तुम हो कहाँ? आज जो कितनी देर तक फरहान का इंतजार कर रही थी कि वो कह आएगा। रात के 12 बजे अमाद को एक बार भी कॉल करके पूछा, आज फिक्र नहीं करो मैं इसको इसके साथ हूँ। वैसे भी वो खामोशी से बैठा हुआ है। अमाद प्लीज उसको बोलो एक बार घर आ जाए, मुझे बात करनी है। उसका फोन पर क्यों जा रहा है? आज तक कहते साथ ही अमाद से इल्तिजा कर गई। आज मैं देखता हूँ वो जैसे खामोश है, मुझे उसकी खामोशी से कुछ बहुत बुरा होने का एहसास हो रहा है। वो कल आ करके आज को बोला तो साथ कुरान को उठते गाड़ी की तरफ बढ़ते देख फोन काट गया। हेलो कैसा हो? आए जो अभी फोन पर थी अमाद के पास डरते फिरते पूछा। एक तो फोन बंद हो चुका था। या अल्लाह तो फोन पर कर रखते मुँह ऊपर उठाते सिर्फ इतना ही कॉल पाई थी। फरहान आए जिसकी बैठे बैठे आँख हो चुकी थी एकदम से उसके सामने खिड़की के पास फरहान को देख उठी। आज कैसे ही बिना दुपट्टे के सुबह से उठते फरहान की तरफ लगी। तुम कब आए? आज उसको खिड़की से बाहर देखते देख उसकी आगे नीचे खड़ी हुई। फरहान जो सिगरेट से कश कर रहा था इसको देख नीली आंखें वैसे ही क्या मेरे मुझसे कटकर आए जिसको सिगरेट की नाक से लग रही थी खुद पर सब करते फरहान के लिए वो विकास कर गई। फरहान आज उसको वैसे ही खड़े देख उसके सीने से लगे। उसको ऐसे देख अपना सिगरेट जो हाथ में पकड़ा हुआ था फेंक गया। उसकी आंखें एकदम बड़ी थी। प्लीज़ इतना मत सोचो, मैं नहीं जानती तुम क्या फैसला लेने वाले हो। क्या तुम वो सब बातों को सच मान रही हो या नहीं, मुझे वो भी जानना नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ मैं तुम्हें बिखरते हुए नहीं देख सकती।
बड़ी थी, वो जानती थी कि उड़ान के लिए ये वक्त किस कदर आजमाइश वाला बना हुआ है। मैं नहीं मानता कि मैं इमरान शाह का बेटा हूँ। मैं सिर्फ अपनी माँ हमीदा और फरमान शाह का बेटा हूँ। मैं गफ्फार चौधरी को पता लगवाऊंगा। वो अभी भी बातचीत था कि वो सिर्फ अपने माँ बाप फरमान शाह और हमीदा का बेटा है। हाफिज और जान साइन आपका जादू राज्य दर नींबू सो रहा था। अचानक से केवल जन्नत की तरफ ले गया तो इसके सामने खुद को सबसे देखकर सबसे नीचे से उठ पड़ा। ये जान साइन आप उठ क्यों गए? सो जाओ। वो उसको वापस से लेटने का कहती बच्चे की तरह मुँह को खोल के जैसे उसके पसंद का काम में वो खलल डाल गया था। तुम क्यों जाग रही हो? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? वो उसको ऐसे करते देख चुके से पूछ गया। तो मुझे कोई प्रेम हुआ? मैं सबसे पहले मेरी जान साइन आपको ही बताऊंगी। बेफिक्र रहिए, अभी सो जाओ। मैं कुछ सोच रही थी, सब कुछ खराब कर दिया। तो रोने के लिए मेरी आंखों में पानी भर गए। क्या सोचा जा रहा था? हमारी नजान साइन हमें नहीं बताएगी। वो इसको मोहब्बत से खुद के ख्याल में हल्के से लेकर बोला तो वो अपने गुलाबी हाथ बच्चों की तरह टका गई। रात का दिल किया था अभी इन को कैद कर ले। मैं सोच रही थी कि हमारा बेटा कैसा होगा। जानते हैं कुछ चंद दिनों पहले वाली सारी नवरात्रि भूले उसके सामने हो। उसकी आंखें बिल्कुल मेरी जैसी होनी चाहिए। उसका नाक बिल्कुल तुम्हारे जैसा लंबा हो। उसके बाल बिल्कुल तुम्हारे जैसे होने चाहिए। वो मोहब्बत से मुराद के बालों में हाथ फेंकने चाहिए। कहा तो बहुत गौर से उसकी बातें सुन रहा था। वो कैसे मुस्कुरा गया। उसकी भी मुछें होनी चाहिए बिल्कुल तुम्हारी तरह। और ऐसे ही वो इतना ही खूबसूरत होना चाहिए कि मैं अपने बेटे को इस दुनिया से छुपाने के लिए खुद से बता के बैठ जाऊँ। और उसकी मुस्कुराहट बिल्कुल हमारी तरह होनी चाहिए। उसके डिम्पल पड़ने चाहिए। मेरी जान साइन को मेरे ख्याल जैसा होगा ना, वो बिल्कुल तुम्हारी तरह मुहाबत कायम होना चाहिए। जब मैं अपना ख्याल और सोच बताते साथ उसकी ख्वाहिश पूछ गई। मैं जान साइन वो जैसा भी हो, मेरी ख्वाहिश है वो अपनी माँ को इस दुनिया से सबसे ज़्यादा चाहने वाला हो। और एक ख्वाहिश उस शरारत से उसकी पूरी पत्ती लाल नाक छू गया। वो बिल्कुल अपनी बात जैसे शौक रखता हो। अगर वो वही शौक पालेगा जो मुझे है तो मेरी और मेरे बेटे की बहुत चलेगी। और कैसे मुस्कुराते डिम्पल गहरे कर दिया तो कभी बढ़ान के डिम्पल भी गहरे हुए थे। कैसे याद किया आपने हमें? ऐसा कुछ कैसे शब्द के लिए आते काफी नाजवाई से पूछ कर मैं तो बस खड़े क्यों हो बैठो। तो उसकी नजरों में छुपी नफरत को नजरअंदाज करता बहुत ही ठंडे से बोला जो बात करनी है जल्दी कर कहते शाह। मेरे पास तुम जैसे इंसान के लिए एक मिनट का भी टाइम नहीं है। ऐसा बस जहर अगले घंटों से उसको सोते जबरदस्त बोला ठीक है तुम्हारी मर्जी। मैं तो चाहता था कि तुम एक बार अच्छे से बैठ के वीडियो देख लो। ऐसे शाह लैपटॉप की तरफ इशारा करता गोया तो ज़्यादा बस एक कुर्सी की निगाह उसके ऊपर डाल के थोड़ा सा झुक के लैपटॉप उठा गया। जैसे वीडियो प्ले की ज़्यादा बस अपनी जीवी को रोशनी में बांधे के एक तरफ उठा और कहते शाह को उसके बाद से पकड़ने की कोशिश की। इससे पहले वो कहते शाह तक पहुँचता उसके आदमी ने ज़्यादा बस को बातों से जकड़ा। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुमने इंसान ज़्यादा बस छिपा था। आवाज़ नीचे रखो दादा बस। अगर अपनी बीवी और अपने बच्चे की जान प्यारी है, तुम चाहते हो कि दुनिया में वो बच्चा आंखें खोल दे तो जो मैं कहता हूँ तुम्हें वो करना होगा। कहते शाह ने ज़्यादा बस की तुमको हाथ करके उसको मुश्किल में डाला। तब वक्त ने पहले तो उसकी बात काफ़ी मना किया जब वो अपने आदमी को हुक्म देने लगा कि औरत को चीनी से फेंक दो तो ज़्यादा बख्श रोक वो कहते शाह का काम करने को मान गया। कहते शाह ने ज़्यादा बख्श को मुराद की पैदा होने वाली औलाद को फौरन से खत्म करने का हुक्म दिया था। ज़्यादा बख्श तो मुराद के हमरा ही जन्नत को अस्पताल लाया था तो सब परेशान में घेरा हुआ था। और मुराद शाह को बताना चाहता था कि वो चार पर कुछ बता नहीं पा रहा था। तभी नर्स ने आके सबसे पहले मुराद शाह को खबरी थी। ज़्यादा बख्श ये सुनते ही मुराद शाह को इंतहा के बद को खींचते होते हुए नर्स की तरफ बढ़ा। नर्स बच्चे को कपड़े पहना रही थी कि ज़्यादा बख्श उसके सर पर जाके खड़ा हुआ और तब न चाहते हुए भी दादा बख्श ने बच्चे को बदला। वो कहते जाके बातें सुन चुका था कि अगर दादा बख्श बच्चे को खत्म ना कर सका तो वो किसी और के बच्चे को मरवा देगा। बस इसीलिए दादा बख्श ने बच्चे तब्दील कर दिए। वो जानता था वो जो कर रहा है वो गलत है लेकिन अभी यही रास्ता इसको मिला था। माशाल्लाह फरमान शाह तुमको अल्लाह ने कैसे लाजवाब बताने से नवाज किया। सुल्तान शाह फरमान को अपनी कोच में उठाते बोले तो मुराद जो पीछे ही उन्होंने दाखिल हुआ था मुस्कुराते आगे हुआ भाईजान मुझे भी दें। और मोहब्बत से बुरहान को अपनी कोच में उठा गया। माशाल्लाह क्या बात है नीली आंखें। और तो बुरहान की नीली आंखें तेज ये पास हो गया था। रात में चाहता हूँ तुम इसका नाम रखो। फरमान शाह रात के करीब हुए तो वो मुस्कुराते टेम्पल जारी कर गया। फरमान भाई आप कहते भी ना आप ना भी कहते तो भी मैंने ही इस शाह का नाम रखना था। इमरान नाम के साथ शाह तुम कोई नाम लगाओ। सुल्तान शाह धीरे से बोले तो मुराद सोचने पड़ा। इमरान बुरहान शाह यस इमरान बुरहान शाह इसको सब प्यार से सिर्फ शाही पुकारेंगे। मुराद ने बुरहान का माथा तो वो गुस्से से दादा बख्श की बीवी को मारने का हुक्म दे गया। मगर शाही किस्मत को कुछ और मंजूर था। तभी दादा बख्श को पता चल गया था कि कैसे शाह के हाँ बेटा पैदा हुआ है यानी जुमा शाह। वो इसको धमकी दे गया कि अगर उसने उसकी बीवी को कुछ भी किया तो वो पूरे खानदान के सामने बता देगा कि उसका एक नाजायज़ बेटा भी है। तो बस कैसे शाह को दादा बख्श की बीवी को छोड़ना पड़ा। तभी कैसे शाह ने यह फैसला कर लिया था कि वो आइंदा से अपना बेटा छीन कर भाई की औलाद बना देगा। ऐसे वो उसके करीब भी रहेगा और किसी को कोई शक भी नहीं होगा। और गुजरता गया और ऐसे ही दादा बख्श चाह कभी रात को सच ना कह पाए।
बाया मुराद और जन्नत लोग मीरपुर में घर को लेकर आ चुके थे, जिसको वो लोग अपना पिता समझते थे, और बुरहान की परवरिश लंदन में हुई हमीदा बेगम के पास। 2 साल बाद 2 साल गुजर चुके थे। दादा बख्श अंदर ही अंदर जैसे खुद से दूर और दूर होता चला गया। वो जब भी मुराद को बताने की कोशिश करता, कोई ना कोई मुसीबत नाज हो जाती। अतरान भाई, मैं बता रही हूँ, आपकी बेटी मेरे बेटे की मंग है। शुबाना, मैं अभी से तुम्हें ये। जन्नत बोलते अपनी जगह से उठी तो शुबाना इसको ऐसे इतनी जल्दी में देख हल्के से मुस्कुराई। सुल्तान शाह लोग खामोशी से उसके हर अमल को नोट कर रहे थे। वो अपने हाथ से जोड़ी से डिजाइन के बनी बड़ी चेन उतारते शुबाना की तरफ बढ़ा के, जैसे हमारी परी इस दुनिया में आई वो मेरे बेटे की मंग बनेगी। अच्छा, अभी से सब कुछ तय कर लेगी? शुबाना इसको तरक्की हाथ पर रिंग रखते देख पूछ गई। हाँ, तो अभी से सब कुछ तय कर दूंगी। तेरी बेटी मेरे बेटे की दुल्हन बनेगी और हमारे फरहान की दुल्हन मेरी बेटी बनेगी। मैं बता रही हूँ सबको, मैंने जो सोचा है मैं बिल्कुल वैसा ही देखना चाहती हूँ। हाँ, मेरी प्यारी मरजान साहब, अभी तो बच्चियाँ दुनिया में आई भी नहीं और तुमने जल्दी जल्दी डाल दी। पहले इनको आने तो दो। वैसे भी जो उड़ना आसमान से बनती है, आसमान से भी जलना बनती है। इसीलिए तो बता रही हूँ कि मुझे पता है मैंने जैसा सोचा है बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। जन्नत मोटी रात में शुबाना को रिंग देते बैठी। ऐसे ही कर अभी 2 साल का था जब वो यानी त्रिशे रात और जन्नत की जिंदगी में नई खुशियाँ लाई। ऐसे ही आज की पैदाइश भी उसी अस्पताल में हुई। ऐसे ही जन्नत ने और फरहान ने आयत का नाम रखा, जबकि वो का नाम फरहान ने खुद से ही जन्नत को बताया था। और गुजरता गया और ऐसे ही वो 6 साल की सोचकर 8 साल का हो चुका था। जब मुराद लंदन गया तो वो अपने साथ फरहान को ले आया। फरहान पहली बार तभी मीरपुर में अपने माँ बाप के पास आया था। इस वक्त खुश था कि तब को ऐसे ही लग रहा था जैसे वो उनका ही बेटा हो। दादा बख्श ने तब फरहान का बहुत ख्याल रखा, बहुत से ज़्यादा खुश था। अजान साईं, क्या सोच रही हैं? जन्नत जो पैर पर सोए फरहान को तक रही थी, रात के चांद के आते पूछने पर नजरें उस पर टका गई। नहीं जान साईं, फरहान बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने हमारे बेटे का सोचा था। वैसे मुझे समझ नहीं आता कि इसकी आंखें नीली क्यों हैं। मेरा मतलब बच्चे तो अपने माँ बाप पर जाते हैं और सब जानते हैं कि फरमान भाई और हमीदा आपा की आंखें नीली नहीं हैं। मेरी प्यारी मरजान साईं, किसने कहा कि बच्चे सिर्फ अपने माँ बाप पर ही जाते हैं? वैसे भी अल्लाह की मर्जी, वो उसका माथा चूमते उसको साथ ही आसार में कैद कर दिया। उसके भी डिम्पल पड़ते हैं। वो हल्के से सुताते धीमे से बोली तो उसके पास वो डिम्पल कैरी कर गया। ऐसे तो आयत के भी डिम्पल पड़ते हैं। मुझे लगता है आयत की जोड़ी इस शाह के साथ ज़्यादा अच्छी लगेगी। हमारे घर के लिए हम किसी और को क्यों? ऐसा कभी नहीं होगा। वो मेरे बेटे की दुल्हन बनेगी। इसे बड़ी मुराद मजीद इसको समझाता वो फिर से बोली तो वो उसका अंदाज देख तभी सी हंसी लोगों में लबों पर खिला गया। मैं सोच रही हूँ जन्नत मुराद को खुद पर झुकते देख खुद के सीने पर हाथ रखते हल्के सबूत करती बोली, हम सलमान भाई लोगों से बोलते हैं अपना ये खूबसूरत बेटा हमें दे दे। ऐसे भी हमारे 2 बेटे हो जाएंगे। मरजान साईं, आप ऐसी बातें कहाँ से लाती हैं? वो इसको देखते उठ बैठा तो तभी बुरहान जो नींद से इनकी बातें सुन बेकार हो चुका था, नीली आंखें खोलते सामने ही अपने माँ बाप को देख गया। मैंने तो सोचा ही है। वो बच्चों की तरह मुस्कुराते चेहरा झुका के बुरहान अपनी जगह से उठते खड़ा हुआ था और साथ ही मुस्कुराते जन्नत की गोद में धड़ल्ले से बाहर होते बैठा। रात जो उसके करीब जाने लगा था, अचानक से बुरहान के ऐसे बैठने पर चुका। जन्नत के डिम्पल गहरे हुए तो मुराद बुरहान के डिम्पल गहरे होते थे खुद भी डिम्पल गहरे कर गया। दादा बख्श कहाँ है? मुराद जो डेरे आया था अपने एक मुलाजिम से प्रयास कर गया। साईं, दादा बख्श की छोटी बेटी ठीक नहीं थी, इसलिए वो साहिवाल गया है। दादा बख्श मीरपुर से जाना नहीं चाहता था और उसकी मुराद को पैदा होते ही औलाद होने से कराची चली गई थी। साहिवाल में दादा बख्श का ससुराल था। अभी उसकी बीवी अपने भाई गाँव गई हुई थी। जब इसको खबर मिली कि उसकी बेटियों को किसी ने अगवा कर लिया और बिना मुराद की बात के वहाँ से गया बुरहान वापस से चला गया था। साहिवाल में सलमान शाह लोग सब आए हुए थे। कैसे शाह कहाँ है मेरी बेटियाँ? ऐसा कुछ सीधा मीरपुर में ही होते हुए कैसे शाह की सफर नाश हुआ। काश राजू जो उसके साथ बैठा हुआ था चक्का लगाता मुस्कुराया। अभी तो तेरी बेटियाँ बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन मैं तब तक जिंदा हूँ जब तक तो मैं तेरे लिए कुछ नहीं करूँगा। समझा? तुझे उनकी जान लेनी है, जान ले ले। मैं अपनी बेटियाँ अपने मीर बाबा मुराद शाह साईं के लिए कुर्बान कर दूँगा। मैं इन दोनों को सहम नजरों से देख के झाड़ा तो काश राजू मुस्कुराते आगे हुए। उसने कहा कि हम इन बच्चों को मार देंगे। दादा बख्श को दोनों ही बहुत काम की लड़कियाँ हैं, हम इनको कोठी की कीमत बनाएंगे। तो काश राजू कल पास हम दादा बख्श की जमीन हिल गई। अगर तुम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो तो मुराद शाह को खत्म करना होगा। वैसे शादी अपनी जगह से उठते बोला था। दादा बख्श ने कितनी ही तेज मांगी थी, मगर इन लोगों ने इस पर रहम न खाया। वो तय कर आया था कि आज का काम तो सरेआम उठाएगा। दादा बख्श काका जन्नत से लौन में भूल को गोद में उठाए चहल कदमी करने आई थी। दादा बख्श को दरख्त के नीचे रोते देखने की जबकि वो नाचों को पकड़ाती दादा बख्श की तरफ बढ़ी। हाँ लहो परी, ये दूध पियो। फरहान इसको सोच में पड़े देख उसके हाथ से मुराद को जन्नत की तस्वीर को टिकट साइड पर रख गया। तुम रो रही हो? वो उसकी आंखों में आंसू भरे देख साफ हो गया। जबकि गिलास वापस से टेबल पर रखे उसकी तरफ पूरी तरह मतवजा हुआ। परी क्या हुआ? फरहान मोहब्बत से उसकी गालों को साफ करते साथ ही धीमे से गिरफ्तार कर गया। मुझे जान के पास जाना है। क्या सच में मेरे सगे भाई हैं? मुझे समझ नहीं आ रही।
मैं बेइंतहा खुश होना चाहती हूँ, जिसको मैं हमेशा अपने रब से कहती थी कि काश अल्लाह ये मेरा सगा भाई होता। आज वो सब बातें सुन मैं पूरी तरह हिल गई। कैसे कैसे हो सकता है, लेकिन ये भी तो सच है, वो अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई थी, जबकि आंखें मुसलसल रही। ये जान पूरे पापा की परछाई लगते हैं। वो कभी भी इतनी जल्दी इन बातों को सच नहीं मानेंगे। वो जिद्दी हैं, पर मैं चाहती हूँ कि ये सब कुछ सच हो जाए। वो मेरे भाई हैं। नूर की बेटी आंखें खुशी से चमकी तो फरहान उसका चेहरा देख करके से मुस्कुरा गया। मुझे अभी जाना है जान के पास। मैं अपना एहसास अपनी खुशी बताना चाहती हूँ, इससे पहले कि जान कोई तक फैसला ले लें। प्लीज़ मुझे अभी ले चलो। ठीक है, तुम पहले दूध खत्म कर लो, मैं वापस आई लोगों से बात कर लेता हूँ, फिर हम निकलते हैं। फरहान उसकी गालों को मोहब्बत से साफ करते गया तो वो दूध उठाते बिना जिद किए लब से लगा के साहिबा एवं खुदा का वास्ता है, बकवास बातें अपने इस छोटे से दिमाग में कम सोचा कर, प्लीज़ रोना बंद कर, मेरे कान पक गए हैं। आशा आयत की बहन अपने बालों को नोचने वाले अंदाज में बगैर चीखी, तुझे तो मेरी बातें बकवास ही लगेगी। आखिर वो तेरा भाई जो है, मेरा दिल जानता है वो अभी नाते के पास गया है। उस दिन भी वो दोनों वहाँ कॉफ़ी शॉप में बैठे मज़े से कॉफ़ी पी रहे थे। वो तो करके उसको उसकी एक भी बात का बुरा माने बिना अपनी रफ्तार की मदद बढ़ा गए। जब तेरे भाई से पूछा तो कहता है कि वो अपने दोस्तों के साथ कहीं डिनर पर गया था। मैं पागल हूँ या मेरी शक्ल पर पूरा कुछ लिखा हुआ है। दोपहर के टाइम कौन सा डिनर कर रहा था, ये कॉफ़ी पी रहा था। इतनी भी शर्म ना आई कि यूनिक बात वाले में जा रहा हूँ। अगर बीवी ने देख लिया तो चलो इतना ही सोच लेता, जब देखो फोन पर मसरूफ रहता है। अब तो मुझे ठीक से देखता भी नहीं। वो पूरी तरह रोने के पीर पकड़े, साथ ही आवाज़ भी बुलंद करते धारे मारना शुरू हुई। हाय अल्लाह जी, मेरा क्या होगा अगर उसने नाते से दूसरी शादी कर ली तो मैं कहाँ जाऊँगी। और पूरी तरह सोचते सोचते जैसे गुम हो चुकी थी। आशा को उसका ऐसे इतना सोचना और बातें करना रोने पर मजबूर कर गया। देखो इरम, खुदा के लिए मेरा सर कम था और भाई से जो भी मसला है कमरे को बंद करके हल कर लो। हम घर वालों को फिलहाल इन बातों से दूर रखो। तुमने मेरा सर घुमा दिया है। बता दे तू चाय पिएगी या फिर मैं अपनी अकेले के लिए चाय बना लूँ। मुझे नहीं कुछ भी पीना। वो रोते वैसे ही बोली तो आशा उसको सोफे पर वैसे ही रोते छोड़ किचन में गई। आशा, मेरी चाय भी ऊपर पहुँचा देना। वहाँ जो भी घर दाखिल हुआ था अपनी बहन को किचन में खड़े देख बोलते आगे बढ़ा तो इरम जो दूसरी तरफ सोफे पर बैठी हुई थी इस दौरान से जाकर किचन की तरफ रखती। देखा तुमने, वो आशा के सर पर नाच हुई। क्या? खुशानी चुकाए लहजे में अंदाज में बोले। अभी मुझे इग्नोर करके सीधा ऊपर चला गया। इरम की आंखें पानी की बूंदों को लेते पड़ी। ऐसे करो, तुम खुद भाई के लिए चाय ले जाओ। वो कप की चाय अंधेरते आराम से अपना कप उठाते किचन से निकले। इरम भी आंसू साफ करती कप लेते सीढ़ी की तरफ बढ़े। चाय वो कप सोफे के सामने टेबल पर चुपते रख मुड़ी। तुम यूनि से आ गई तो एक नजर घड़ी पर डालते माथे पे चंद सेकंड की लाइन डाले दरियाफ्त कर गया। मैं आज चीनी ही नहीं गई, दर पर ठहरोगे तो ही तुम्हें पता होगा कि तनक कर नागवारी से बोलते आराम से बैठी। ठीक है, अगर छुट्टी कर ही ली है तो इसमें इतनी अकड़ने वाली क्या बात है। वो कैसे बेतुका बोलने वाले अंदाज पर चिड़ते दबी आवाज में कराया। छुट्टी तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुई है। तुम्हें ही मुझे छोड़ने जाना था, मगर नहीं, तुम्हें अपनी बीवी से ज़्यादा गैर लोगों की विधवा करने का भूत चढ़ा है। वो उसके ऐसे चिड़ने पर साफ अपने अंदर का गुबार निकालते उसकी तरह दबी आवाज़ में कराई। किन गैरों की बातें कर रही हो, ज़रा खोल कर बयान करो। कौन गैर है यहाँ जिसके लिए तुम्हें इम्पोर्टेंट नहीं की मैंने? वो जो कपड़े बदलने के इरादे से आया था कि ऑफिस जा सके, इसको ऐसे इतना चलते देख कैश में आते स्मार्ट हुआ। मुझे कोई बात नहीं करनी। वो जानती थी अभी अगर वो बहस करेगी तो नुकसान उसका ही होगा। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि नादिया की वजह से दोनों का झगड़ा हो। इसको लग रहा था कि नादिया जानबूझकर मान की हमदर्दी अदा करने के लिए फिर से उसके करीब आ रही है और वो बिल्कुल भी किसी भी किस्म का मौका जैसे उसको देना नहीं चाहती थी। अब क्यों भाग रही हो? इतने दिनों से तुम्हारा ये जलती शक्ल वाला चेहरा नोट कर रहा हूँ। एक बात अच्छे से इरम अपने इस बेवकूफ़ दिमाग में बिठा लो। वो उंगली उठाते इसको कोने पर मजबूत कर गया। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे ऐसे बिहेव से मैं नादिया से बात नहीं करूँगा कि तुम्हारी गलत फहमी है। वो मेरी कज़न है, माती में चाहे जैसा भी जो भी कुछ हुआ हो उसका हाल से कोई लेना देना नहीं। इसको एक दोस्त की ज़रूरत है और अगर मैं अभी उसके लिए कुछ कर सकता हूँ तो क्यों नहीं। मैं हर वक्त उसके साथ रहूँगा एक ताई की तरह, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। कभी भी भूल कर भी उसके बारे में कुछ गलत ना बोलना और ना ही अपने इस बेवकूफ़ दिमाग में सोचना। वो उसके माथे के पट्टे को छूते वॉर्न करते बोला तो इनकी बेयकीनी से आंखें फैली। वो तो लोग बोलते साथ ही मुड़ा था। वो वॉशरूम में घुसा। उसका मूड पूरी तरह ख़राब हो चुका था। सब प्रति आंसू बहाना शुरू हुई थी तभी मान के फ़ोन पर मैसेज की वेट हुई। गुस्से से उठती मान का फ़ोन उठाते इसको देखना शुरू हुई। वो जानती थी मान के फ़ोन का लॉक नंबर नादिया का ही मैसेज आया था। इरम उसका मैसेज पढ़ते जैसे आग में जलना शुरू हुई। क्या बदतमीजी है। इससे पहले वो पिछले मैसेज कोई पढ़ती मान की धार और अचानक से उसके फ़ोन आते चपकने पर डरती पीछे को खिसकी। वो नादिया के मैसेज पढ़ते तेज़ी से टाइप करके उसका जवाब दे गया। साथ ही फ़ोन का नजर से इरम को घुरा। इसके माँ बाप क्या सोच चुके हैं तो इसको अब अस्पताल में भी तुम्हारे साथ जाना है। बहुत हो गया है, अब मज़ीद मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम कोई उसके लिए
उसके नौकर हो जो वो तुम्हें कॉल पे कॉल और मैसेज कर रही है। तुम्हें ये सब कुछ बंद करना होगा, नहीं तो मैं। वो उंगली उठाते फनकारी तो मान ने फ़ोन पर रखते सीने पर हाथ बांधे। नहीं तो तुम क्या। वो वैसे ही उसकी तरफ बढ़ कदम बढ़ा गया। वो डरते पीछे हुई थी, क्योंकि आंखों से आंसू भी गिरे थे। तुम जानते हो वो तुम्हें चाहती है। तुम जानबूझकर इसको हमारे दरमियान ला रहे हो। उससे तो कहती बात का मौजू बदलना शुरू हुई। अपनी ये बकवास बातें बंद करो और मुझे ये बताओ, अगर मैं सब कुछ बंद ना करूँ तो तुम क्या करोगी। वो उसको दीवार के साथ चिपकते देख पीछे से दोनों हाथों से दीवार पर मारते हल्की आवाज में कराया, मैं घर छोड़कर गाँव चली जाऊँगी। वो लड़खड़ाकर बात में मुश्किल से ये कह पाई थी। अच्छा, घर छोड़कर जाने की क्या ज़रूरत है। तुम ऐसे करो ना, मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाओ। उस रास्ते पर चलो ना जिससे वापसी के सारे रास्ते बंद हो जाएं। मनोज उसकी आंखों में देखते एक एक लफ्ज़ को चबाते बोला। मीरा उसके अल्फाज का अच्छे से मतलब समझी थी। जबकि तो ये सुनने से उसको देखा था। तो तलाक के बाद उसने पानी से बोल गया। उसकी आंखों से बेयकीनी के आंसू गिरे थे। अगली बार मुझे धमकी मत देना। वो उसके बाजू को अपने सर के हाथों में दबोचते दबी आवाज़ में धमकारा। अगर फिर कभी ये बकवास बातें की तो टांगे तोड़कर इसी कमरे में बिठा दूंगा। मुझे सख्त नफरत है ऐसे बिना किसी वजह से तमाशा लगाने वालों से। ख्याल रखना माई वाइफ। वो एकदम से नौना होकर उसका दांत चला गई। साथ माथे पर लग रख दे गया। इरम तो उसकी तलाक वाली बात पे ही साफ हो गई थी कि कैसे ये अल्फाज उसको बोल सकता था। इरम को जैसे मेहमान की मोहब्बत पे शक हुआ कि क्या वो मोहब्बत नहीं करता। तो जैसे ही नीचे बैठते जोर जोर से रोना शुरू हुई। लाहौर। क्या सत्य बुरहान फूल का भाई है। वो दोनों सगे बहन भाई हैं। यकीन नहीं आ रहा। अली बेयकीनी से सबको देखते काफी अयान को देखा जो खामोश था। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि बुरहान मेरे चाचू का बेटा है, पेशे का भाई। सन ने भी अपनी हैरानगी जाहिर की। तुम्हें किसने ये सब कुछ बताया और क्या जानते हो। अयान ने जांचती नोटों से सर को मुखातिब किया। जब तुम्हें छोड़कर मैं घर गया तो फरहान भाई मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने देखा वो काफी परेशान थे, तो बस फिर उन्होंने बताया कि ये सब कुछ हुआ। जन ने आराम से उठाते अयान को देखा। चलो कुछ मिलते हैं। अयान हया को सीढ़ी से ऊपर चढ़ के उसके सबसे इजाजत देके आगे बढ़ा। फरहान के लिए ये सब कुछ कबूल करना आसान नहीं होगा। अली ने प्रवृत्ति से चेहरा बनाते बोला। हाँ ये तो है, तो किसी को भी कुछ भी कहे बिना मेरे को चला गया है। अल्लाह ही जानता है उसके दिमाग में क्या पक रहा है। सन ने तफसील से बताते सबको आगाह किया। चलो एक बात की खुशी हुई मुझे कि वो और बुरहान तो पहले ही एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते थे। बहन भाई का रिश्ता तो वैसे भी इनमें कायम था। वो तो बहुत खुश होगी। आशी ने भी इतना कहते अपना हिस्सा डाला। हाँ वो काफ़ी खुश है। वो मेरे पेट के लिए चली गई है। फरहान भाई इसको फरहान के पास ले गए हैं। सन ने भी हल्के से मुस्कुराते हुए हाय कैसी हो। हया जो अभी क्लास में दाखिल हुई थी और इनार को मैसेज कर रही थी कि वो यूँ ही आए उसको बात करनी है। अयान की अचानक से आवाज़ सुन पड़ गई। हया को पता लग चुका था कि इनार की दुश्मनी सुल्तान शाह लोगों के साथ निकल आई है। वो अपने बाप को आज़ाद करवाने के लिए सुल्तान शाह पर केस दर्ज करवाने वाली थी। यही वजह थी कि हया ने इसको मिलने बुलाया ताकि इसको समझा सके कि दादा बच्च इन लोगों के पास नहीं। हाय वो इसको मुस्कुराते देख थोड़ी सी हैरान हुई थी। जबकि हल्के फुल्के अंदाज में जवाब पास किया। मुझे मिस कर रही थी। वो मायने के होता शरारत से इसको बेतुका सवाल पूछ गया। हया को तो ये सवाल इसको बेतुका ही लगा था। मैं तुम्हें मिस क्यों करूँगी। वो भी बिना सोचे जवाब देते साथ ही शाने चढ़ा गई। हया तुम मेरे दिल में बस चुकी हो। अगर तुम मेरे दिल में हो तो तुम्हें भी मेरा ख्याल रखना होगा। इस बात का खौफ है तुम्हारे दिल में। खुलकर बात करो मुझसे। अयान हमें नजरों में इसको रखते सीने पर हाथ बांध गया। मैं जो कहूँगी तुम कौन सा इसको संजीदगी से सुनते अमल करने वाले हो। तुम कहो तो सही, मैं मुस्कुरा कर दूँगा। वो वैसे ही उसको नज़रों में कैद करके बोला। आप इससे शादी कर लो। मैं किसी भी तरह इस शादी को रोक नहीं सकती। तुम मेरे दिल का हाल जानना चाहते हो ना। वो नम गली आवाज़ में बोली। हाँ बहुत चाहा तुम्हें। तुम्हारी मोहब्बत में मुल्तान तक पहुँच गई। मैंने पहली बार तुम्हारी एक आयत के फ़ोन पर देखी थी 3 साल पहले। तब तुम्हें देखा। मैं नहीं जानती कैसे अपना दिल तुम पर हार गई। ये सच मैं चाहती थी कि तुम मुझे चाहो। जब तुम्हें यहाँ दुनिया में देखा तो मेरा दिल बेइंतहा खुश हुआ। तुम्हें मज़ीद तंग नहीं करना चाहती थी। सिर्फ इतनी ख्वाहिश दिल में उठी थी कि तुम मुझे खुद चाहो और अपनी मोहब्बत का इजहार करो। क्या गलत ख्याल था मेरा। मगर अफसोस तुमने मुझे छोड़कर आबिद को पसंद कर दिया। जानते हो उस वैलेंटाइन डे पर मैं तुम्हें अपने दिल की बात बताने वाली थी। तुम्हें सच बताने आई थी, लेकिन कोई यूनी के सामने आबिद का तुम्हें इजहार करना और उसके इजहार को कबूल करना मुझसे मेरी हर खुशी छीन गया। बहुत तड़पी थी मैं, बहुत रोई भी थी। दिल किसी भी तरह ये मानना नहीं चाहता था, लेकिन अब खुद पर काबू पा लिया है। मैं नहीं चाहती आप इस दर्द से गुजरे। भूल जाओ मुझे और आबिद से शादी कर लो। वो अपनी आंखों से आंसू साफ करते बैग लेते आगे बढ़े। यान ने दूर तक इससे जाते देखा था, तभी वो एक फैसले पर पहुंचा था। नफीशा इस ताता बख्शा क्या करना है और तुम ऐसे जानते हो कि चले गए हो। आकाश वाली फोन के पास ही एक साथ बोला। यार मेरी मजबूरी है, जमाल को मुझे मिलना है। मैं ऐसे अपने बेटे को अपने हाथों से जाते हुए नहीं देख सकता। चाहे जैसे भी हो वो मेरा बेटा है। मैं उसके ये नाराजगी सह नहीं पा रहा। मैं सुशांत जो यूनी के गेट तक पहुंचा था, गाड़ी से
मसला ही था कि वकार शादी के कॉल आते थे। उठा गया। ठीक है, तो पहले अपने बेटे वाला मसला हल कर लो, फिर ज़्यादा वक्त का कुछ बंदोबस्त करते हैं। वकार साहिल का सोचा की बातें सुन आराम से बोला था। ईशा, तुम ऐसे भी क्यों कर रही हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? सर तो तकरीबन उसके पीछे भाग के आया था, उसको मुंह फुलाए दूर खड़े होते देख हैरान हुआ। अरे यार, नाराज़गी की वजह तो बताओ। सर एक कदम उठाते उसके सामने गया। तुम अच्छा इंसान नहीं हो। मेरी आपी ने मुझे तुमसे दूर रहने का बोला है। अगर उसने मुझे तुम्हारे साथ यहाँ देखा तो मारेगी मुझे। ईशा बच्चों की तरह मुंह बनाते साथ ही नजरें इधर उधर घुमा गई कि कहीं उसकी बहन ही ना आ जाए। वो ऐसे क्यों कह रही है? सर हैरान हुआ जबकि साथ ही ईशा को देखा। तुम जाओ, मुझे बात नहीं करनी। अब मेरे पीछे मत आना। वो कुर्सी साथ ही भागी थी। ईशा सर ने होंठ लगाई थी। वो भागते भागते सर के पीछे देख के तभी वो उससे जोर से टकराई। हाथ में पकड़ी सारी किताबें नीचे जमीन पर गिरी थी। हम सॉरी, जमाल जो अचानक से उस नादान की लड़की से टकराया था, फौरन से नीचे बैठते सॉरी कहा। ईशा बच्चों की तरह मुंह टटोलते साथ ही आंखों को छोटा करती रोना शुरू हुई। जमाल ने जाते ही हंसते ऊपर उठाई कि उसका चेहरा देख खुद का हंसी थी। उसका मुस्कान मुस्कान है। भाई मैं कोई जोकर, तुम ऐसे हंसते हो मत बता दे। जमाल के हाथों से खींच बैठ के खड़ी हुई। जमाल उसके मुंह से भाई सुन हैरानगी से हंसा था। तभी पेशा एक कदम आगे बढ़ी। उसी पर पेशा एक थर कांपना शुरू हुई। उसकी आंखें भी एक नीचे जैसे खुद ब खुद भीग थी। वो फंसिया को देख ताल से घबरा उठे। हाथ में पकड़ी बुक जमीन पर गिरी तो जमाल जो जाने लगा था, अचानक से उसके ऐसे कूद बने खड़े होने पर उसके करीब हुआ। उसका चेहरा खौफ से तारीफ पूरी तरह ठंडा पड़ चुका था। तुम देखो, जमाल उसकी हालत को गैर होते देख करीब हुआ। वो खौफ से चूर होती पूरी तरह शौक हो चुकी थी। उसके सर में जैसे दर्द उठा था। दर्द जमाल को वापस से पेशा के करीब जाते देख लपका। तभी पेशा कांपती जमाल की बाहों में गिरी। पेशा सर की उसके करीब आया था जबकि बिना देख लिए जमाल की बाहों में गिरी पेशा को गोद में उठाया। जमाल साफ था जबकि सर को लेते वो तेज से गाड़ी में सवार हुए। सर उसके हाथ और पाँव को मसलो। जमाल जो बहुत तेज ड्राइविंग कर रहा था पीछे सर को पेशा के हमला देख बोला तो सर घबराया था, फिर उसके हाथ निकलना शुरू हुआ। तुम इस लड़की को जानते हो? सर जो घबराया था चक्कर काटना शुरू हुआ था। जमाल के सवाल पर सर हला गया। मेरे ख्याल से तुम उसके सर फोन करके बताना चाहिए। जमाल सर को कहते इतना कि डॉक्टर को देखना शुरू हुआ। डॉक्टर क्या हुआ है? पेशा ठीक तो है? इन लोगों को अस्पताल में आए काफ़ी देर हो चुकी थी। सर डॉक्टर को रूम से आते देखते उसे पूछ गया, लेकिन इनको गहरा कोई सदमा शौक लगा है। इनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। इनकी हालत मरीज बिगड़ती जा रही है। दुआ करें इनके लिए। डॉक्टर इतना बोलते आगे बढ़ा तो सर को लगा था जैसे उसका दिल बंद हो जाएगा। जमाल भी उसकी हालत देख हैरान हुआ। जारी